बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए स्टार्ट करते हैं। जरा क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास और मिस्टर पप्पू, अब ये जितने भी क्वेश्चन ये जो कर रहे हैं ये बिल्कुल पास्ट पेपर्स में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसी तरीके का एक पूरा क्वेश्चन है ये। रिक्वायरमेंट अगर हम देखें तो टोटल एंड टैक्सेबल इनकम निकालनी है और लास्ट आपकी रिक्वायरमेंट है दैट इज द टैक्स लायबिलिटी टू बी पेड बाय असेसी, यानी कि आपने टैक्स लायबिलिटी को भी कैलकुलेट करना है, दैट इज इनकम टैक्स को भी कैलकुलेट करना है। तो टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना ये हमारा फॉरमोस्ट टास्क है। कह रहा है कि मिस्टर पप्पू इज वर्किंग इन अ मैनेजर एज अ मैनेजर इन अ कंपनी। एमटीएस मिनिमम टाइम स्केल है दैट इज 35,000 और बाकी के दो जो मेरे पास हैं ये मेरे किसी काम के नहीं है फिलहाल। अच्छा, कुछ इसके बारे में बता रहा है और फाइनेंशियल ईयर मुझे नहीं बताया गया, तो ठीक है, मैं जो है जो फॉर्मेट बना रहा हूँ तो उसके अंदर मैं 30 जून और डैश डाल दूंगा। मुझे टैक्स ईयर नहीं दिया हुआ और टैक्स ईयर का मुझे नहीं गिवन, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर जो है वो मिस्टर पप्पू रेजिडेंट इंडिविजुअल और टैक्स ईयर फॉर द ईयर एंडेड 30 जून डैश करके रख दूंगा। खैर आगे चलते जरा, तो इसका क्या करें, बेसिक सैलरी है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप किया है, मैं मार्क करूंगा कि इनकम फ्रॉम सैलरी है, प्रॉपर्टी है, अदर सोर्सेज है। तो फर्स्ट वन इज द इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकंड वन इज द इनकम फ्रॉम सैलरी और थर्ड वन इज द इनकम फ्रॉम सैलरी। कोशिश करें कि पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद मार्क कर लें एंड देन फिर चेक कर लें कि आपने सही किया है नहीं किया। फिर इसके बाद फोर्थ वन ग्रॉस रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। ही रिसीव अ प्राइस फ्रॉम प्राइस बॉन्ड, ये आपके पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है। कन्वेंस अलाउंस यानी कि ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है, ये आपके पास इनकम फ्रॉम सैलरी है, क्योंकि सैलरी के अंदर नॉर्मली आपको अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं। टैक्स डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर, ये क्या है, इसको होल्ड करें, इसको आगे चल के देखेंगे। हाउस रेंट अलाउंस, इनकम फ्रॉम सैलरी। ही रिसीव डिविडेंड, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ज़कात पेड, इसको भी मार्क करके रखें, इसको भी आगे चल के देखते हैं। और एग्रीकल्चर इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव फ्रॉम टेनेंट, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। और मिस्टर पप्पू वॉन अ प्राइस बॉन्ड। अच्छा, इसको प्राइस बॉन्ड ना करें, इसको एक काम कर दें, आप कर दें क्योंकि प्राइस बॉन्ड ऊपर भी आ गया है तो उसको आप कर दें लेट्स से वॉन अ क्रॉसवर्ड पजल। इसको आप कर दें क्रॉसवर्ड पजल। ठीक है, इसको क्रॉसवर्ड पजल आपने कर दिया, ठीक है, ताकि दोनों चीज आ जाए, प्राइस बॉन्ड भी आ गया, क्रॉसवर्ड पजल भी आ गया। इसके अंदर कैलकुलेट क्या करना है, टोटल एंड टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है। चलिए मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी, सबसे पहले हमारे पास क्या रहा है, दैट इज द बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी आपके पास आ रही है। बेसिक सैलरी कितनी आ रही है, बेसिक सैलरी देखते जरा इसके अंदर 4,80,000 पर एनम, डायरेक्ट पर एनम मुझे दे दी है, तो 4,80,000 टोटल में भी आ जाएगी और टैक्सेबल में भी आ जाएगी 4,80,000। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या रहा है, कह रहा है ही रिसीव ओ सॉरी रेंट फ्री फर्निश एकोमोडेशन, यानी कि हाउस एकोमोडेशन है। और हाउस एकोमोडेशन का अप्रोविजन आपको याद कर लेना चाहिए। हाउस एकोमोडेशन के लिए क्या रूल है हमारे पास, हाउस एकोमोडेशन का जो रूल है वो ये है कि आपने दो चीजों को कंपेयर करना है, दैट इज दी फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन को कंपेयर करना है आपने किससे, 45% ऑफ एमटीएस से। तो फेयर वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन कितनी है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन आपके पास दे रहा है दैट इज 2 लाख। सर ये एनुअल है, बिल्कुल, अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो उसका मतलब ये एनुअल है। और इसी तरीके से आपने यहाँ पर 45% ऑफ एमटीएस, 45% ऑफ एमटीएस, 45% ऑफ एमटीएस कितना है देखते हैं जरा इसके अंदर। 45% ऑफ एमटीएस की कैलकुलेशन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एमटीएस देखते हैं कितना है, एमटीएस है 35,000 दैट इज पर मंथ। तो 35,000 मल्टीप्लाई बाय 12 होगा, एनुअल बेसिस पे आ गया। देन मल्टीप्लाई बाय 45%, तो हमारे पास आ जाएगा 45% ऑफ एमटीएस कितना आ रहा है, कैलकुलेट कर लेते हैं जरा उसको। 35,000 multiplied by 12, 35,000 multiplied by 12, that is 4,20,000 multiplied by 45%, तो 1,89,000। तो कितना आ गया, 1,89,000। विच एवर इज हायर, हायर कौन सा आपके पास, फेयर वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन हायर है, तो उसका मतलब ये है कि हाउस एकोमोडेशन की अमाउंट कितनी हो जाएगी, 2 लाख टैक्सेबल इनकम में आ जाएगी। और टोटल इनकम मैंने कहा था कि हमेशा एकोमोडेशन की वैल्यू आएगी। वैसे इत्तेफाक है कि दोनों आपके पास यहाँ पर सेम हो गई। अगर 45% ऑफ एमटीएस ज्यादा होता तो मैं टैक्सेबल इनकम में ये लेता, यानी कि 45% ऑफ एमटीएस लेता और टोटल इनकम में मैं लेता ही फेयर वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन लेता है। हाउस एकोमोडेशन के बाद नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है देखते जरा। इसके बाद कह रहा है मेडिकल अलाउंस 9,000 पर मंथ। मेडिकल अलाउंस से रिलेटेड प्रोविजन को याद करें थोड़ा सा। मेडिकल अलाउंस से रिलेटेड प्रोविजन क्या था, सर मेडिकल अलाउंस के केस के अंदर था एग्जाम्प्ट है, मेडिकल अलाउंस के केस के अंदर था एग्जाम्प्ट है, लेकिन कितना एग्जाम्प्ट है, अप टू द 10% ऑफ बेसिक सैलरी। तो मेडिकल अलाउंस पहले हम देख लेते हैं, मेडिकल अलाउंस कितना है, मेडिकल अलाउंस है कितना, मेडिकल अलाउंस कितना है देखते जरा इसके अंदर। तो मेडिकल अलाउंस आपके पास दे रहा है दैट इज 9,000 पर मंथ। तो उसका मतलब ये है कि 9,000 मल्टीप्लाई बाय 12
तो आपके पास यहाँ पे मेडिकल अलाउंस आ जाएगा और 9012 कर देते हैं इसको, 9000 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट इज 1,08,000 ऐसे ही। तो 1,08,000 108,000 ये आपके पास मेडिकल अलाउंस हो गया। अच्छा फिर इसके बाद क्या करना है इसको यानी कितना परसेंट एग्जाम है, 10% ऑफ बेसिक सैलरी तक एग्जाम है। तो देखते हैं जरा 10% ऑफ बेसिक सैलरी कितनी बन रही है। बेसिक सैलरी है 4,80,000 और इसका 10% निकालेंगे तो 10% आपके पास आ जाएगा 48,000 दैट इज 48,000 ऐसे ही। यानी कि 1,08,000 है और मेडिकल अलाउंस और कितना एग्जाम है, 10% ऑफ बेसिक सैलरी, यानी कि 48,000 तक एग्जाम है। तो उसका मतलब कितना टैक्सेबल होगा, कितना टैक्सेबल होगा, दैट इज 1,08,000, 1,08,000 माइनस 48,000, तो उसका मतलब 60,000 जो है टैक्सेबल इनकम में आ जाएगा। हाँ लेकिन मेडिकल अलाउंस मिला कितना है, 1,08,000, तो टोटल इनकम में आ जाएगा। याद रहे टोटल इनकम की बेसिस के ऊपर इनकम टैक्स कैलकुलेट नहीं होता, हमेशा टैक्सेबल इनकम की बेसिस के ऊपर होता है। तो ये हमने मेडिकल अलाउंस यहाँ पर रख दिया। अब आगे चलते हैं जरा और कोई प्रोविजन देखते हैं हमारे पास इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर। तो सर ये ग्रॉस एंड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगा, प्राइस बॉन्ड अदर सोर्सेज में कन्वेंस अलाउंस दे रहा है 5,000 पर मंथ। तो कन्वेंस अलाउंस देखते हैं कितना है हमारे पास। कन्वेंस अलाउंस कितना है आपके पास, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12 यानी कि 60,000 आपके पास आ जाएगा। पूरा का पूरा आपके पास टैक्सेबल इनकम में आ जाएगा, इसके ऊपर कोई एग्जाम्पशन वगैरह नहीं है। चले फिर इसके बाद आपके पास आ जाएगा टैक्स डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर्स को होल्ड करें। हाउस रेंट अलाउंस दे रहा है 75% ऑफ बेसिक सैलरी। सर हाउस रेंट अलाउंस से रिलेटेड अगर प्रोविजन याद हो और नहीं याद तो पीछे नोट्स में जाके देखें आप जरा। हाउस रेंट अलाउंस जो है वो फुली टैक्सेबल है, हाउस रेंट अलाउंस जो है वो फुली टैक्सेबल है, लेकिन उसने अमाउंट नहीं बताई, बदतमीजी कर रहा है। वो कह रहा है कि 75% ऑफ बेसिक सैलरी, तो 4,80,000 ये वर्किंग आपने शो करनी है सारी, इसका 75% और यहाँ पे कैलकुलेट करके बता देंगे। 4,80,000 मल्टीप्लाई बाय 75% दैट इज 3,60,000 टोटल में भी आ जाएगा और टैक्सेबल इनकम के अंदर भी आ जाएगा हाउस रेंट अलाउंस। चलें इसके बाद फिर आपके पास क्या कह रहा है, और हिस्ट्री रिसीव डिविडेंड अदर सोर्सेज में ज़कात देखेंगे, एग्रीकल्चर अदर सोर्सेज, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो प्रॉपर्टी के अंदर आएगा और क्रॉसवर्ड पजल जो है वो अदर सोर्सेज में आएगा। तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पर अब मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ क्या, टोटल एंड टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। तो ये मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, टोटल कर लेंगे सबका, ये हमने टोटल कर लिया, टोटल इनकम आ गया और यहाँ पे हमने टैक्सेबल इनकम टोटल कर लिया, तो 11,60,000 मेरे पास टैक्सेबल इनकम आ गई। इसको हमने थोड़ा सा बोल्ड कर दिया। अच्छा अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दैट इज बी, और बी हमारे पास क्या है, दैट इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इसको हमने यहाँ पे बोल्ड कर दिया, हेडिंग डाल दी। और अब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास क्या है, देखते हैं जरा इसके अंदर। सबसे पहले मेरे पास क्या है, रेंट, ग्रॉस रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी 8 लाख, एनुअल है, कुछ नहीं लिखा हुआ तो उसका मतलब एनुअल है। ग्रॉस रेंट, ग्रॉस रेंट कितना है, 8 लाख। सेम टोटल इनकम भी और टैक्सेबल इनकम में भी आ जाएगा। चलिए इसका ग्रॉस रेंट के बाद और क्या है, एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आ रहा था, सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव फ्रॉम टेनेंट 2 लाख। सिक्योरिटी डिपॉजिट से रिलेटेड रूल थोड़ा सा देखें जरा क्या था। सिक्योरिटी डिपॉजिट से रूल ये था कि आपने टैक्सेबल इनकम में लेना जरूर है, लेकिन कितना लेना है, डिवाइडेड बाय 10 करके, यानी कि 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 करके आप लेंगे। और टोटल इनकम में तो 2 लाख आएगा, क्योंकि 2 लाख आपको मिल गए हैं, लेकिन टैक्सेबल इनकम के अंदर 20,000 लेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। इसके अंदर और कोई सर, फॉरफिटेड तीन चीजें होती हैं, तीन में से दो मेरे पास गिवन थी, फॉरफिटेड अमाउंट मेरे पास गिवन नहीं है, तो टोटल कर देंगे तो ये आ जाएगा 10 लाख और ये आपका जाएगा 8,20,000। तो ये क्या आ जाएगा, टोटल एंड टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये मैंने बोल्ड कर दिया इसके अंदर। अब नेक्स्ट चलते हैं जरा। फिर इसके बाद तीसरा क्या है, दैट इज सी, और सी मेरे पास क्या है, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस मेरे पास क्या, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है। सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करूँ तो स्टार्टिंग से प्राइस बॉन्ड आ रहा है 3 लाख, तो प्राइस बॉन्ड है, प्राइस बॉन्ड है कितना,
3 लाख, 3 लाख प्राइस बॉन्ड हो गया। और इसके अलावा सर परसेंटेज नहीं अप्लाई करनी, नहीं वो टैक्स रेट है, वो टैक्स जब कैलकुलेट करेंगे तब करेंगे। और इसके अलावा आपके पास टैक्स डिडक्ट बाय एम्प्लॉयर, नहीं ये टैक्स ये किसी भी इनकम में नहीं आएगा। ये कहाँ आएगा आगे चल के देखेंगे। हाउस रेंट अलाउंस नहीं, ही रिसीव डिविडेंड, डिविडेंड आ रहा है 5400, तो डिविडेंड आपके पास आ जाएगा कितना 5400, 5400। चलिए इसके बाद डिविडेंड के अलावा आपके पास और क्या चीज है, जक़ात नहीं, इसको भी नहीं लेंगे फिलहाल। एग्रीकल्चर इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम है मेरे पास, कितनी है एग्रीकल्चर इनकम। सर ये एग्रीकल्चर इनकम दे रहा है 40,000, टोटल इनकम में तो आएगी लेकिन टैक्सेबल इनकम के अंदर एग्जेम्प्ट लिखा जाएगा। चलें फिर इसके बाद और गिफ्ट भी आ जाएगा, अगर गिफ्ट वगैरह हो तो हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लिखेंगे जरूर, लेकिन दैट वुड बी एग्जेम्प्ट। अच्छा फिर इसका एग्रीकल्चर इनकम के बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट हमने लिया, क्रॉस वर्ड पजल 30,000, क्रॉस वर्ड पजल आपके पास है, क्रॉस वर्ड पजल कितना है, दैट इज 30,000, और यहाँ पे भी कितना है 30,000, ये हमने यहाँ पे इसके अंदर ले लिया। और कोई चीज नहीं सर, और कोई चीज हमारे पास नहीं है, तो उसका मतलब फाइनली हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे टोटल एंड टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल कर दिया, यहाँ पे शायद ना करेंगे, ठीक है 3,35,400, ठीक है। ये हमारे पास क्या गया, दैट इज ये हमने टोटल यहाँ पे कर लिया इसके अंदर। तो यहाँ तक हमने फिलहाल क्या किया सर, यहाँ तक हमने जो है टोटल टैक्सेबल इनकम हमने यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश की। और ये हमने क्या कर लिया, टोटल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कर लिया। अब इसके बाद नीचे क्या करेंगे, फिर इसके बाद हम कैलकुलेट कर देंगे टोटल टैक्सेबल इनकम। कैसे कैलकुलेट करते हैं, तरीका बताया था मैंने आपको ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी कितना है, यानी कि टैक्सेबल इनकम का टोटल करना है, टोटल का नहीं करना। टैक्सेबल इनकम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो कितना आ गया 23,15,400, ये आपके पास क्या आ गया टोटल टैक्सेबल इनकम आ गया। अच्छा अब इसमें से एक काम करना है आपने, क्या काम करना है, इसमें से आपने लेस करना है, क्या लेस करना है, इसमें से आपने लेस क्या करना है, इसमें से आपने लेस करना है डिडक्टेबल अलाउंस, यानी कि अब मैं आपको वो एरिया दिखाऊं जो स्किप हमने किया था पीछे, यानी कि डिडक्शंस फ्रॉम टैक्सेबल इनकम, इसको नॉर्मली कहा जाता है डिडक्टेबल अलाउंस, डिडक्टेबल अलाउंसेस। अच्छा डिडक्टेबल अलाउंसेस के अंदर क्या चीजें हो सकती है, इसके अंदर नॉर्मली आपके पास हो सकता है जक़ात, कि अगर आपने जक़ात दी है, या इसी तरीके से अगर आपने डोनेशन दिया है, या इसी तरीके से अगर आपने बैतुल माल में कोई फंड जमा कराया है, नॉर्मली ये भी डोनेशन की काइंड है। बैतुल माल में अगर आपने कोई फंड जमा कराया है तो उसका मतलब अच्छा काम किया है, तो गवर्नमेंट ये कहती है कि जब आप अच्छा काम कर रहे हैं तो हम आपको उसका रिवॉर्ड देंगे, रिवॉर्ड ये देंगे कि इसमें से हम आपकी इनकम को कम कर देंगे, यानी कि हम इससे आपकी इनकम को, यानी कि टैक्सेबल इनकम को कम करेंगे। जब टैक्सेबल इनकम कम होगी तो उसका मतलब टैक्स भी कम लगेगा। तो इस तरह की अगर कोई एक्टिविटी आपने की है तो जरा देखते हैं कि हमारे पास इस तरह की कोई एक्टिविटी है इस क्वेश्चन के अंदर। यस सर मेरे पास यहाँ पर आ रहा था एक तो जक़ात, ऐसे ही, यानी कि जक़ात आ रहा है कितना 5,000, इसके अलावा बैतुल माल फंड नहीं है, और इसी तरीके से आपके पास एक और चीज इसके अंदर थी, दैट इज प्रॉफिट ऑन डेट, यानी कि इंटरेस्ट। प्रॉफिट ऑन डेट किसको कहते हैं, इंटरेस्ट और हाउस फाइनेंसिंग, यानी कि ये आपके पेपर में इतना टेस्ट नहीं किया जाता, लेकिन याद रखिएगा एमसीक्यूज वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर वो आपसे कह देता है कि हाउस फाइनेंसिंग के लिए आपने लोन लिया था, उसके ऊपर इंटरेस्ट है, तो उसकी अमाउंट जो होगी इंटरेस्ट की, प्रॉफिट ऑन डेट कहते हैं इंटरेस्ट को, तो उस अमाउंट से भी आपकी टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस कर दिया जाएगा। तो अभी मेरे पास सिर्फ जक़ात है, और जक़ात भी कितनी है 5,000, तो मैं 5,000 क्या कर दूंगा इसमें से लेस कर दूंगा, बाकी एज सच मेरे पास यहाँ पे कोई भी चीज़ गिवन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे टोटल कर लेंगे, और जैसे ही टोटल कर लिया तो कितना आ गया 2,31,000, सॉरी 23,10,400, ये क्या आ गई, ये आ गई नेट टैक्सेबल इनकम। यहाँ पे आपकी पहली रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई, नेट टैक्सेबल इनकम, यहाँ तक आपकी पहली रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई, ये आपने क्या कंप्लीट कर लिया था, नेट टैक्सेबल इनकम आपने कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट शुरू हो जाती है जो कि टैक्स लायबिलिटी की है। अगर आपसे सिर्फ कहता है टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करो तो आपने यहीं तक ही रखना है, इसके आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपसे कहता है कि टैक्स लायबिलिटी को भी कैलकुलेट करें तो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, और नेक्स्ट पेज पे जाने के बाद हम जो है वो उसको यहाँ पे लिख देंगे मिस्टर पप्पू रेजिडेंट इंडिविजुअल टैक्स फॉर द ईयर एंडेड, और यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, दैट इज दी कंप्यूटेशन ऑफ
नॉट टोटल एंड टैक्सेबल इनकम बट कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी, यहाँ पे हम लिख देंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। चलिए अब टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे। टैक्स लायबिलिटी का फॉर्मेट हमारे पास कुछ इसी तरीके से है और नेट टैक्सेबल इनकम यहाँ पे लेंगे। नेट टैक्सेबल इनकम कितनी है हमारे पास सर? नेट टैक्सेबल इनकम हमने कैलकुलेट की है, यानी कि आफ्टर डिडक्टिंग दी डिडक्टेबल अलाउंसेस दैट इज 2310400। तो ये हमारे पास क्या आ गई? दैट इज द नेट टैक्सेबल इनकम हमारे पास यहाँ पर आ गई। चलिए अब इसके बाद क्या करना है सर? सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम को रिमूव करना है। क्या हमारे पास सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है? यस सर बिल्कुल है। और इस क्वेश्चन के अंदर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आपके पास कितनी है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आपके सारी 8,20,000, ऐसे ही 8,20,000 आपके पास यहाँ पर क्या? दैट इज दी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। 8,20,000 तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम दैट इज 8,20,000। ठीक है, तो 8,20,000 हो गए। डिविडेंड है हमारे पास? यस सर 5,400 डिविडेंड था। कैश प्राइस और प्राइस बॉन्ड है हमारे पास? यस सर बिल्कुल है। और कैश प्राइस और प्राइस बॉन्ड कितना है हमारे पास? कैश प्राइस और प्राइस बॉन्ड कितना है? दैट इज 3,00,000। 3,00,000 है। और क्रॉस वर्ड पजल 30,000। क्रॉस वर्ड पजल भी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है। ठीक है, प्राइस और प्राइस बॉन्ड कितने हैं? 3,00,000। और क्रॉस वर्ड पजल कितने हैं? 30,000। ठीक है, तो ये आ जाएगा क्रॉस वर्ड पजल। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर जब आ गया हमारे पास, तो हमने क्या करना है? इन सबको हमें माइनस करना है। एक माइनस का साइन लगाना भूल गया हूँ मैं सबके साथ, क्योंकि हमें इसको अलग करना है, इसको माइनस करना, बाहर निकालने। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर टैक्स रेट अलग से लगेगा। तो टोटल टैक्सेबल इनकम, या यूं कह लें नेट टैक्सेबल इनकम, नेट टैक्सेबल इनकम लेकिन अदर देन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। नेट टैक्सेबल इनकम बट अदर देन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। क्या मतलब? 23,10,400 थे, लेकिन उसमें से हमने क्या कर दिया? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को भी माइनस करेंगे। इन सबको हमने माइनस किया तो हमारे पास कितना गया? 11,55,000। ये हमारे पास क्या गया? नेट टैक्सेबल इनकम, यानी कि इसमें सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम शामिल नहीं है। अब टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे एज पर स्लैब। देखते हैं 11,55,000 हमारे किस स्लैब में फॉल कर रहा है? 11,55,000 तो देखते हैं जरा। और ये फॉल कर रहा है स्लैब 2 में ही, आई गेस फॉल कर रहा है, ऐसे ही स्लैब 2 में ही फॉल कर रहा है। बिल्कुल स्लैब 2 में फॉल कर रहा है। एक काम करते हैं कि हम थोड़ा सा उसको बढ़ा देते हैं ताकि स्लैब 3 में आ जाए, ताकि फिक्स अमाउंट की ट्रीटमेंट भी आपको समझ में आ जाए। इसके लिए हम क्या बढ़ाएं, क्या बढ़ाएं, क्या बढ़ाएं, क्या बढ़ाएं? रेंट नहीं, हम बढ़ा देते हैं हाउस रेंट अलाउंस। मैं ये सिर्फ चेंजेस इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप स्लैब 3 में आ जाए, क्योंकि अगेन स्लैब 2 में ही फॉल कर रहा है। स्लैब 2 का एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके थे।